India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। इस खास अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुचर्चित मामलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. और सबसे पहले बात बिहार की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वे बिहार में विशेष संशोधन अभियान के बाद प्रकाशित मतदाता सूची से बाहर किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं की सूची जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर प्रकाशित करें। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सूची में बाहर किए जाने के कारणों का उल्लेख किया जाए, जैसे कि मृत्यु, प्रवास, दोहरी पंजीकरण आदि। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमल्या बगाची की पीठ ने कहा है कि सूची को प्रकाशित करने से मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा। पीठ ने कहा कि मतदाताओं को अपने स्थानीय राजनीतिक दलों के पास जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें ऑनलाइन जानकारी मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वे मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर प्रकाशित करें। सूची में बाहर किए जाने के कारणों का उल्लेख किया जाए। सूची को APIC नंबर के आधार पर खोजा जा सकता है। मतदाताओं को अपने दावे प्रस्तुत करते समय आधार कार्ड भी जमा करने की अनुमति दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह इन कदमों को अगले मंगलवार तक उठाए। बिहार में SIR अभियान के बाद मतदाता सूची से लगभग 65 लाख मतदाताओं को बाहर किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों की सूची प्रकाशित नहीं की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वे मतदाता सूची को प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन वे मतदाताओं को अपने दावे प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी, लेकिन फिलहाल आदेश पर रोक नहीं लगाएगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मुद्दा मौन बहुमत बनाम मुखर अल्पसंख्यक का है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और नसबंदी से रेबीज का खतरा कम नहीं होता है। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह आदेश अव्यवहारिक है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगमों ने आश्रय गृह नहीं बनाए हैं और कुत्तों को रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोई फैसला लेगा। पीठ ने कहा कि वह जानना चाहती है कि इस आदेश से कौन कौन से अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़ने और आश्रय गृह बनाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह आदेश नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। इस आदेश के बाद पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन और पवित्रा गौड़ा सहित 6 अन्य आरोपियों को रेणुका स्वामी हत्या मामले में जमानत जो दी थी उसे रद्द कर दिया है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के दिसंबर 2024 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपियों को जमानत दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में गंभीर कानूनी खामियां हैं और इसमें विशेष या ठोस कारणों का उल्लेख नहीं है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने गवाहों के बयानों की जांच करने में बहुत आगे बढ़ गया, जो कि ट्रायल कोर्ट का काम है। कोर्ट ने कहा कि इस गंभीर मामले में जमानत देना अनुचित था और इससे न्याय के प्रकाशन पर खतरा हो सकता है। कोर्ट ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई तेजी से करनी चाहिए और कानून के अनुसार फैसला सुनाना चाहिए। दर्शन और अन्य आरोपियों पर रेणुका स्वामी की हत्या का आरोप है, जिसे
जून 2024 में बेंगलुरु में एक शेड में प्रताड़ित किया गया था। आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे दिसंबर 2024 में मंजूर कर लिया गया था। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें जमानत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा है कि वह इस मामले में 8 सप्ताह बाद सुनवाई करेगी और केंद्र सरकार से इस मामले में निर्देश लेने को कहा है। पीठ ने कहा कि वह पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। CJI गवई ने कहा कि इस मामले में जमीन पर की स्थिति को ध्यान में रखना होगा। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2023 के फैसले में केंद्र सरकार पर भरोसा किया था कि वह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था, लेकिन 21 महीने बीत जाने के बाद भी यह नहीं हुआ है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति विशेष है और इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में निर्देश लेंगे और 8 सप्ताह बाद जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर को अगस्त 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है और राज्य का दर्जा बाद में दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नारियल ताड़ी में अल्कोहल की मात्रा को 8.1% वीवी तक सीमित करने वाले 2007 के केरल सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट का यह फैसला एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आधारित है, जिसमें अधिकतम अनुमत एथिल अल्कोहल की मात्रा 15.56 डिग्री सेल्सियस पर 8.98% वीवी तय की गई थी। यह मामला केरल हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर किया गई सिविल अपीलों से संबंधित है, जिसमें ताड़ी की दुकानों के लाइसेंस धारकों के खिलाफ दर्ज कई FIR को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। आरोप था कि उन्होंने केरल आबकारी दुकानें नीलामी में निपटान नियम 2002 के नियम 9(2) का उल्लंघन किया था। विशेषज्ञ समिति ने पूरे केरल से इकट्ठा किए गए नारियल ताड़ी के नमूनों पर प्रयोगात्मक जांच की और उन्हें 3 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में विश्लेषित किया। समिति ने अधिकतम अनुमत एथिल अल्कोहल की मात्रा 8.98% तय करने की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नारियल ताड़ी में एथिल अल्कोहल की मात्रा 8.1% वीवी से अधिक नहीं होने के आधार पर की गई कार्रवाई कायम नहीं रखी जा सकती है। कोर्ट ने 2007 के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया और उसके तहत शुरू किए गए सभी मुकदमों को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से ताड़ी की दुकान के मालिक अब बिना किसी मुकदमे के डर के 8.98% वीवी तक की अल्कोहल युक्त नारियल ताड़ी बेच सकेंगे। यह मामला कोमलान आदि बनाम केरल राज्य के नाम से जाना जाता है और इस फैसले को जस्टिस पामी दिगम्टम श्री नरसिम्हा और जस्टिस अतुल S चंद्रकर की पीठ ने सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंटर के संचालन और कोल्हापुर मंदिर के हाथी महादेवी के हस्तांतरण के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं पर सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना वर्ले की पीठ ने याचिकाओं को अस्पष्ट बताया, लेकिन याचिकाकर्ताओं को उन्हें संशोधित करने की अनुमति दी और दोनों मामलों को 25 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पहली याचिका में वनतारा के संचालन में कथित अवैधताओं की जांच के लिए एक निगरानी समिति के गठन की मांग की गई है। याचिका में सभी बंदी हाथियों को उनके मालिकों को वापस करने, सभी जंगली जानवरों और पक्षियों को वनतारा से जंगल में छोड़ने और त्रिपुरा हाईकोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को असंवैधानिक घोषित करने की भी मांग की गई है। कोर्ट ने नोट किया कि याचिका में उन पक्षों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं जो अदालत के समक्ष प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं
और उन्हें प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। दूसरी याचिका में वंतारा द्वारा हाथी महादेवी के हस्तांतरण को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वंतारा ने जीन बैंक के लिए एक नियामक की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए एक शून्य की ओर इशारा किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह के भीतर याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी और मामले को 25 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा कि याचिका पूरी तरह से अस्पष्ट है और याचिकाकर्ताओं को यह दिखाना होगा कि उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को वंतारा को प्रतिवादी बनाने और संशोधित कारण बताने का निर्देश दिया। दोनों मामलों की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संशोधित याचिकाएं दाखिल करने और प्रतिवादियों को प्रतियां देने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है, जिसमें MBBS पाठ्यक्रम की फीस 11,78,000 से बढ़ाकर 14,14,000 कर दी गई थी। ये रोक शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू होने वाली थी। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने 240 MBBS छात्रों की याचिका पर यह आदेश पारित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने MBBS पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस में 2,36,000 की वृद्धि की थी, जिसके खिलाफ छात्रों ने याचिका दायर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिसूचना पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 17 सितंबर 2025 तक के लिए स्थगित कर दी है। छात्रों ने तर्क दिया कि फीस वृद्धि मनमानी थी और उत्तर प्रदेश निजी पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों अधिनियम 2006 की धारा 10 के विपरीत थी। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि फीस वृद्धि शुल्क नियामक समिति की सिफारिश पर वैध रूप से अनुमोदित थी। राज्य और अन्य प्रतिवादियों को 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है और याचिकाकर्ता 1 सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। अदालत ने मामले की जांच के लिए समय मांगा है और अगली सुनवाई तक फीस वृद्धि पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह द्वारा पारित किया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर 2025 को होगी। बेसिलिका ऑफ अवर लेडी ऑफ द माउंट बनाम आयकर विभाग की IT-80 में सुनवाई हुई, जहां बेसिलिका ऑफ अवर लेडी ऑफ द माउंट एक धर्मार्थ संस्था ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में धर्मार्थ कार्य के लिए 3 करोड़ रुपए जमा किए। आयकर अधिनियम की धारा 11(2) के तहत एक धर्मार्थ संस्था अपने कुछ फंडों को भविष्य में उपयोग के लिए जमा कर सकती है, लेकिन उसे एक निश्चित अवधि के भीतर इसका उपयोग करना होता है। आयकर विभाग ने तर्क दिया कि वित्त अधिनियम 2022 के तहत 5 साल की जमा अवधि खत्म हो गई है, इसलिए 3 करोड़ रुपए कर योग्य है। बेसिलिका ने तर्क दिया कि संशोधन केवल संभावित है, न कि पूर्णव्यापी। न्यायाधिकरण ने बेसिलिका के पक्ष में फैसला सुनाया, ये कहते हुए कि वित्त अधिनियम 2022 का संशोधन मूलभूत प्रकृति का है और केवल संभावित होगा। न्यायाधिकरण ने मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए 3 करोड़ रुपए के अतिरिक्त को कानूनी रूप से अस्थिर घोषित किया और इसे हटाने का आदेश दिया। ज्यादा जानकारी देंगे मुंबई से इंडिया लीगल रिसर्चर आसिफ खान, जो इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। एक पुराना और मशहूर चैरिटेबल ट्रस्ट है। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2016-17 यानी असेसमेंट ईयर 2017 और 18 में 3 करोड़ रुपए अलग रखे थे चैरिटी के काम के लिए। ये इनकम टैक्स के सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 के अंडर होता है, जिसमें अगर आप एक ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो आप अपने कुछ फंड्स फ्यूचर में यूज करने के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बस आपको लॉ के हिसाब से एक सर्टेन पीरियड में यूज करना पड़ता है। पहले ये पीरियड 10 साल का होता था, फिर फाइनेंशियल एक्ट 2001 के बाद इसे 5 साल का कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था। फाइनेंशियल एक्ट 2020 में एक नया अमेंडमेंट आया, जिसमें क्लियर किया गया कि अब मैक्सिमम एक्यूमुलेशन पीरियड 5 साल का होगा
और ये रूल 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 और उसके बाद के लिए। अब यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि बेसिलिका ने जो पैसे 2017-18 में अलग रखे थे वो उन्होंने 2022-23 में यूज किया। टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 2022 का अमेंडमेंट पिछले साल पर भी लागू होता है और क्योंकि 5 साल का पीरियड खत्म हो चुका है इसलिए 3 करोड़ रुपए टैक्सेबल है। इस बेस पर सेंट्रलाइज्ड पर्सनल सेंटर बेंगलुरु ने एडिशनल करके बेसिलिका के टैक्सेबल इनकम बढ़ा दिए। बेसिलिका ने इस फैसले के खिलाफ अपील की सीआईटी के पास। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील केस पे ने कहा कि अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव है, रिस्ट्रिक्टिव नहीं। जो फंड प्योरेंस लॉ के अंडर एक्यूमुलेट किया गया उन पर पुराने रूल लगा गए। अगर पुराने केस में नए रूल अप्लाई कर दिए गए तो वो पर्टिकुलर इम्पॉसिबल सिचुएशन बन जाएगी। जैसे कि केस में अगर नए रूल लगाते हैं तो बेसिलिका के ऊपर सिर्फ एक दिन होता अपने पूरा पैसे स्पेंड करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.